और दंगल 2024 देख रहे हैं आप। और देखिए दंगल 2024 में 2024 की लड़ाई में कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और चूंकि आज मतदान का दिन है, दूसरे चरण का मतदान प्रक्रिया जारी है, तो तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 88 लोकसभा सीटें हैं, 13 राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेशों की, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान जारी है। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं, जहां पर सुबह से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी अब आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 28.15% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है, 35.47% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के आंकड़े भी अब आप तक पहुंचा दें, 26.96% टीकमगढ़ में अब तक वोट पड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 35.47% वोट पड़ चुके हैं। टीकमगढ़ में अब तक 26.96% वोट पड़े हैं। दमोह जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है, 26.84% यहाँ पर वोटिंग हुई है अभी तक। इसके साथ ही खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर अब तक 28.14% वोट पड़ चुके हैं। सतना जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, 30% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं में खासा उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। होशंगाबाद में अब तक 32% से ज्यादा वोटिंग हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 39.38% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जो आंकड़े सामने आए हैं यही जता रहे हैं कि मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। पर चर्चा करेंगे क्या कुछ दावे वादे हैं जनप्रतिनिधियों के, पार्टियों के, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमरजीत छाबड़ा बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का एशियन न्यूज में। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमरजीत छाबड़ा आपसे है, क्योंकि देखिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, तमाम वादे दावे आपने जनता तक पहुंचा दिए हैं। आज जो दिन है आपका नहीं है, जनता का दिन है। जनता तय करने वाली है प्रत्याशियों की किस्मत, उनका भाग्य। 3 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग हो रही है। काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं तीनों, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी कहां देखती है अपने आप को? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं का बहुत बहुत धन्यवाद। भरी गर्मी में, भरी दोपहरी में और खासकर 44-45 डिग्री आज टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी जिस तरह से लोग घरों से निकल कर आए हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने अपनी आस्था जताते हुए बड़ी भारी संख्या में मतों का प्रयोग किया है, ये वास्तव में एक संकेत है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था और बढ़ी है। जिस तरह से राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर 3 लोकसभा सीटों पर हमने लगातार पिछले चुनाव के दौरान, जब चुनाव की घोषणा हुई थी और हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, तो हमने लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और खासकर केंद्र की 10 साल की जो कार्य है और हमारे 90 दिनों की जो सरकार, दोनों योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और यही वजह है कि हम अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। खासकर महासमुंद में और राजनांदगांव में बहुत बड़ी जीत से हम भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने वाली है। महासमुंद में क्योंकि स्वयं मैं इस क्षेत्र में लगातार पिछले 1 माह से कैंप करके रह रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी को यहाँ थोपा गया था और सिर्फ साहू वोटरों को साधने के काम को लेकर यहाँ से प्रत्याशी टिके हुए थे। लेकिन महासमुंद में, क्योंकि महासमुंद जिले के ताम्रध्वज साहू जी पहले प्रभारी मंत्री भी रहे हैं और एक बीरनपुर की घटना हुई थी जिसमें साहू समाज के एक बेटे की हत्या हुई थी, और जिस तरह से गृह मंत्री रहते ही उन्होंने लगातार इस मुद्दों को दरकिनार किया था और उस परिवार से मिलने तक नहीं गए थे, तो यहाँ समाज में भी उनको लेकर काफी आक्रोश है। और हम पूरी तरह आश्वस्त है कि यहाँ पर रूप कुमारी चौधरी बहुत बड़ी जीत लेकर यहाँ पर एक बड़ी लीड से यहाँ जीतेगी। उसी तरह से राजनांदगांव की सीट की बात करें तो भूपेश बघेल अपने स्वयं के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि उनका जनाधार इतना तेजी से बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत समय बाकी है अभी। अमरजीत जी, अजय गंगवानी जी का ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। अजय जी, आप बताइए, ये 3 लोकसभा सीटों पर जहां पर आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग के आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं और जैसे कि अमरजीत जी बता रहे थे कि बहुत प्रतिशत में इजाफा हो रहा है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों पर कैसे देखती है अपने आप को? अभी तक हमने देखा कि आपने भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। क्या अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब हुई है कांग्रेस पार्टी? मुस्कान जी, देखिए 3 से 4 बिंदु पे जवाब देता हूं।
सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव है वो कांग्रेस के 5 न्याय, 25 गारंटी, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत यात्रा का 10,000 किलोमीटर वर्सेस मोदी सरकार की 10 साल की असफलता, मोदी सरकार की 10 साल की जुमलेबाजी, मोदी सरकार के 10 साल के अत्याचार। देश की जनता, जो छत्तीसगढ़ की जनता लगातार जो उत्साह दिख रहा है, ये स्पष्ट है कि वो एक मन बना चुकी है कि 10 साल तक जो मोदी सरकार वादा खिलाफी करती रही, 100 दिन में महंगाई कम हुई, न 2 करोड़ रोजगार मिले, 2022 तक किसानों का दुख हुई, न स्मार्ट सिटी, न बुलेट ट्रेन चलती इकोनॉमी बनी। तो ये मन बना चुकी है कि 4 जून को देश से मोदी सरकार की विदाई है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे में बात कर ले मुस्कान जी। आज 3 सीटों में, लोकसभा सीटों में चुनाव। सबसे पहले नांदगांव की बात कर लूं। नांदगांव में कुल लोकसभा में 8 में 5 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी 3 पे है। भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग के कदावर नेता। नांदगांव के ज्यादातर जो वोटर्स है वो ओबीसी वर्ग से। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय भूपेश बघेल जी जो है 6 बार के विधायक, मध्य प्रदेश के समय से विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे उनसे ज्यादा जनाधार वाले, ज्यादा लोकप्रिय। लगातार नांदगांव की जनता का प्यार, इसलिए और समर्थन मिल रहा है। आज वो जनता के बीच आकर नांदगांव पूछ रहे हैं कि आपके पूर्व सांसद संतोष पांडे 5 साल में कभी दिखे? बोले नहीं, वो पूरी निष्क्रिय सांसद है, लापता सांसद है। और नांदगांव की जनता ने चुन के लोकतंत्र के मन में रहेगा। लेकिन न नांदगांव की जनता का, न छतरी की जनता का, उनसे जुड़े मुद्दों का, उनके हितों से संबंधित बातों को। देखिए, भूपेश बघेल का क्या कद है ये सब हम सभी जानते हैं। पूर्व सीएम है तो जाहिर तौर पर समर्थन उनके पास है, लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा है अजय जी, ये भी जोर शोर से उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, और खुद अपनी कार्यकर्ताओं के बीच में भी घिरते हुए भूपेश बघेल नजर आए। इसका जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के इतने लोकप्रिय नेता है कि वो छत्तीसगढ़ की किसी भी लोकसभा सीट से लड़ेंगे, वो चुनाव जीतने का वादा रखते हैं। आज केंद्रीय आलाकमान ने महसूस किया कि नांदगांव की उपयोगिता ज्यादा है, तो उनको वहां से चुनाव लड़ा। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्या मोदी जी जाके बनारस से चुनाव नहीं लड़ते? स्मृति ईरानी जाके अमेठी से चुनाव नहीं लड़ती? लोकसभा चुनाव पूरे देश के स्तर का चुनाव है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ये नांदगांव की मैंने बात की, महासमुंद की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सक्रिय थे, जनता जुड़े मुद्दों को उठाया है, तो 9 में से 7 सांसद के टिकट क्यों काटते हैं? महासमुंद की बात करूं, साहू समाज की बात मेरे मित्र कर रहे हैं। साहू समाज से इनके चुन्नीलाल साहू जो पूर्व सांसद थे, भैया क्यों टिकट में? उसके बाद उसको छोड़िए, चंदूलाल साहू पूर्व सांसद, उसको आप टिकट नहीं देते। चंद्रशेखर साहू, उसको टिकट नहीं देते। तो साहू समाज, महासमुंद जो सबसे ज्यादा वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। हमारे ताम्रध्वज साहू जी 12 साल साहू समाज के अध्यक्ष रहे। आज ओबीसी, एआईसीसी के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, मंत्री। हमारे सारे उम्मीदवार इनके उम्मीदवार पे भारी पड़ते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे। महासमुंद पर जवाब ले लेते हैं। देखिए, बात तो सही कह रहे हैं। 2014 में जब प्रदेश की 10 सीटें कांग्रेस हारी थी, तब ताम्रध्वज साहू थे जो ये सीट जीत कर लेके आए थे। रूप कुमारी चौधरी कितनी चुनौती देने वाली है? क्या वहां पर स्थिति कमजोर नहीं हो रही है आपके लिए? देखिए, ताम्रध्वज साहू कितने बड़े नेता है। ये जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी और गृह मंत्री थे, तो वो बीरनपुर की घटना हुई और साहू समाज का बेटा मारा गया था, साहू समाज का। और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने एक दिन वहां मुनासिब नहीं समझा। ये साहू समाज के नेता बनते हैं तो साहू समाज का बेटा मरा था, और उस समय उनकी मृत्यु पर कम से कम अफसोस जताने तो उनके पिता के कंधे पर हाथ रखने तो जा सकते थे, नहीं गए। महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी। मुझे बता दें, महासमुंद क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया? तो पूरी तरह से नकारे हुए ताम्रध्वज साहू जी इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और रहा सवाल हमारे कैंडिडेट का, तो हम लगातार अपने नए लोगों को अवसर देते हैं। हमने इससे पहले भी 10 सीटें हमने अपने सांसदों की बदली और नए लोगों को अवसर देने का काम किया है। भूपेश बघेल पूरे प्रदेश में नकारे हुए, आपने लगातार भूपेश बघेल किस पद पर रहे, क्या किया, आपने ये नहीं बताया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार की विदाई हो गई। इनके तमाम जो मंत्री थे, 2 मंत्रियों को छोड़ दे तो सारे के सारे 11 मंत्री इनके चुनाव हार गए। ताम्रध्वज साहू खुद गृह मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। बिल्कुल, एक फैक्ट ये भी है अजय जी, इस पर जवाब आपका चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे ताम्रध्वज साहू को हार मिली थी, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? एकदम अलग है, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे एकदम अलग है। आज हमको बहुत अच्छे से याद है 2003 में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हारे।
2004 में पूरी दमदारी से, पूरी एकता से हम चुनाव लड़े और यूपीए सरकार 10 साल तक सत्ता में रही। आज जो फील गुड शाइनिंग इंडिया के नारे भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी जी की तुलना विश्व पितामह से की गई, उसके बाद ये बुरी तरह हारे। तो देश की जनता ये निर्णय ले चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आज कांकेर की बात कर लो, कांकेर में हमारे नीरज ठाकुर जी है। आज वहाँ पे मेरे मित्र इस बात को चैनल में स्वीकार नहीं करेंगे कि 9 में से 7 सांसदों की टिकट काट दी है। कांकेर से भैया की टिकट क्यों काटी आपने? आज महासमुंद से चुन्नीलाल साहब की टिकट क्यों काटी? आज ये वही 9 सांसद है जो छत्तीसगढ़ की जनता जोड़े मुद्दे, धान खेती की बात हो या 62,000 टेने 3 साल में कैंसर उसकी बात हो, बारदाना सप्लाई की बात हो, रासायनिक खाद की बात हो, गरीब कल्याण योजना की बात हो, वन नेशनल राशन कार्ड की बात हो, ये निष्क्रिय सांसद न 5 साल में जनता के बीच जाते हैं, न देश के संसद में जुड़े मुद्दों को उठाने का साहस है, न हम दो और हमारे दो की मोदी सरकार के सामने छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात रखते हैं। ये लापता सांसद, ये निष्क्रिय सांसद, ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी सरकार की वादा खिलाफी थी, जिससे बचने के लिए 9 में से 7 सांसदों टिकट काटते हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मोदी जी, मुस्कान जी, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतने की बात करें, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। आज अमरावती के बच्चा को बताइए कि वो निष्क्रिय सांसद थे, दीपक बैठ की बस्तर की टिकट काटी। अगर आप इसी फार्मूले पर है तो बताइए क्या दीपक बैठ निष्क्रिय सांसद थे जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है? इसका क्या जवाब है? मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका है। मोदी ने कोई बात 2024 के लिए काटी गई। दीपक वो कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व में राजनीति करके सरकार नहीं बना सकते। तो ये क्या पूरा चुनाव हमारे नेता है? आप राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास है। ये पूरी ठीक है, तरह वो हारने तो वाले पूरे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अजय जी कि हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास तो कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो कि मोदी के सामने कॉम्पीट कर सके। बड़े नेताओं के दौरे भी हमने उतने छत्तीसगढ़ में नहीं देखे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर क्षेत्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस के नेताओं को उतनी छूट दी जाती तो क्या ये कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं करता? अभी तक तो ये तस्वीर हमने नहीं देखी। देखिए मुस्कान जी, महत्वपूर्ण ये है कि अभी 2 दिन पहले जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी, 10 साल में पहली बार मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद दक्षिण से भाजपा 7, उत्तर में हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। इसी का नतीजा है कि मोदी जी डरे हुए, घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि देखिए पहले चरण के चुनाव के बाद माननीय मोदी जी को मंगलसूत्र, एक दाम्पत्य जीवन के शुद्ध प्रतीक पे राजनीति करना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के विपरीत, राजनीतिक शिक्षिता के खिलाफ। और दूसरा देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, नफरत फैलाने वाले, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले, धार्मिक। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अमरजीत जी जवाब दीजिए। देखिए आरोप लगते आए हैं, आपके बड़े नेता पर आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। इस पर जवाब दीजिए। इसके साथ ही जो ताबड़तोड़ दौरे हमने छत्तीसगढ़ में देखे हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि डर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हम चुनाव कोई भी हो हम उससे पूरी गंभीरता से लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आचार संहिता लगी और उससे पहले जब चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई थी, तो हमने उसी समय से कार्य आरंभ कर दिया था। हमने प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी बनाए और प्रत्येक लोकसभा में प्रभारी बनाए। हमारे चुनावी कार्यालय 1 माह पूरे चालू हो चुके थे। हमने लाभार्थी सम्मेलन आरंभ किया और पूरे विधानसभा में हमने लाभार्थी सम्मेलन किए। तो ये हम चुनाव को लड़ने की हमारी एक रणनीति है। आप देखेंगे कि देश भर में 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आप मोदी जी का दौरा हो, चाहे नड्डा जी का दौरा हो, चाहे अमित शाह जी का दौरा हो, चाहे राजनाथ सिंह का दौरा हो, आप देखेंगे कि इनके दौरे आपको दिन भर दिखेंगे। एक एक दिन में 4-4 दौरे करते हैं। बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, बात पूरे भारत के परिदृश्य की है। हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आपके राहुल गांधी बड़े मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, और लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव। लेकिन अमरजीत जी कुछ चीजें हैं जो आपके पक्ष में नहीं जा रही है, कुछ अलग इशारा कर रही है। जैसे अमित शाह को रात्रि विश्राम करना पड़ा, 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रुके, राजभवन में रुके, तो कहीं और कुछ इशारा तो नहीं है? से पहले भी 3 बार रात्रि विश्राम कर चुके हैं। रात्रि विश्राम करने के पीछे यह रहता है कि सुबह उनकी एक और सभा थी, एक दिन पहले उनकी 2 सभाएं हुई, अगले दिन एक और सभा थी। तो यह संभव नहीं था कि वहां से जाके फिर सुबह आए।
आप सोचिए सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे कोई सभा हो और शाम को कोई सभा हो। चलिए, मात्र एक संयोग भर बता रहे हैं इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, आपसे जान लेते हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो पर, बात कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कांकेर लोकसभा सीट पर, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। मुठभेड़ भी यहां पर कुछ हुई थी, इसके बाद नक्सलियों में बौखलाहट भी देखी जा रही है। कांकेर में अपनी स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांकेर में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, 42% जो है वो जनसंख्या आदिवासी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साहब सरकार को 4 महीने हुए। इनके 3 प्रमुख नेता कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल माझी की हत्या हो जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस पर बस्तर का आदिवासी क्या भरोसा करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, देखिए आज नगरनाथ प्लांट जिससे बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, उसकी निजीकरण की साजिश की जा रही है। और आज आरक्षण संशोधन विधेयक, आदिवासी वर्ग समझ रहा है कि 32% आरक्षण 15 माह से राजभवन में अटका हुआ है, इसको रोकने की साजिश केंद्र की मोदी सरकार राजभवन के आड़े कर रही है। तो आदिवासी हितैषी से खुल के सामने आ गया है। आज ये 2021 के बाद 3 साल हो चुके हैं, जानबूझकर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आरक्षण विरोधी है। आरएसएस प्रमुख ने बिहार चुनाव के समय कहा था कि भैया आरक्षण की समीक्षा करके हटाने का समय आ गया है। ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शोषित और वंचितों को अधिकार देने के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ है। ये देश की जनता समझ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांकेर में हमारे वीरेश ठाकुर आज जनता के बीच जा रहे हैं। मात्र 7 हजार वोट से हारे थे। इस बार उनके जो उम्मीदवार थे मोहन मंडली को क्यों हटाया गया? सक्रिय थे, जनता के काम नहीं कर रहे थे। इस बार हमारी पार्टी शानदार जीत करेगी। आज कांकेर की लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ये दिख रहा है। ठीक है, ये तो आपके पक्ष में जा रहा है, लेकिन आपके पक्ष में नहीं जा रहा है वो राजनांदगांव में चरणदास महंत का दिया हुआ बयान, कवासी लखमा का दिया हुआ बयान, ये जो विवादित बयान जो सामने आए थे, क्या इसका नकारात्मक असर नहीं देखते आप? मुस्कान जी, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खाली है। इनकी ट्रोल आर्मी, आईटी सेल आधे अधूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। देखिए, माननीय मोदी जी सार्वजनिक मंच पे आज मनमोहन सिंह का बयान सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देश के संविधान पे, देश की संपत्ति पे, एसटी, एससी, ओबीसी या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल वर्ग, महिला, युवा सबका अधिकार है। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं, भैया ये देश के संपत्ति को, देश के संसाधनों को मुस्लिम को सौंपने की साजिश। आज चुनाव आयोग को कंप्लेन करके उनको नोटिस देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, घबराई हुई और बौखलाई हुई है। नोटिस तो राहुल गांधी के पास भी आया है अजय जी। जी देखिए, महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का नोटिस किस बात का है और मोदी जी के पास किस बात का है? देखिए, मैं 3 सबूत दे देता हूँ। आज मेरे मित्र बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज आदर्श चुनाव संहिता के समय मोदी जी आके राजभवन में रुकते हैं। राज्यपाल चुनाव के समय जो चुनाव प्रक्रिया है उसके प्रमुख है। आज क्यों छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है, उनको प्रभावित करके छत्तीसगढ़ के निष्पक्ष चुनाव को क्यों प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मोदी जी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हारने वाले हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसियों को प्रभावित करती है। चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, अमरजीत जी, और संविधान के हनन का, लोकतंत्र के हनन का आरोप लगता रहा हमेशा आपकी पार्टी पर। जवाब दीजिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही। अभी देखिएगा, इस चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, जबकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक निर्णय दिया है। ये लगातार अपनी हार को जब ये पचा नहीं पाते तो ये कहानी गढ़ना शुरू करते हैं। इनको लोकतंत्र पर व्यवस्था नहीं है, इनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, इनको चुनाव आयोग पर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और तो आपने जब कवासी लखमा और उनके दीपक बैस जी के बयान पर और चरणदास महंत के बयान का भी प्रश्न किया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी उस पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया कि ये तो भाजपा की आईटी सेल है। मुझे लगता है कि इसको सोचने समझने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि ये पिछले चुनाव में 50% सीटों पर सिमट गए थे। आज इनके तमाम नेता इनको छोड़ कर जा
जा रहे हैं। ये लगातार टिप्पणियां करते हैं, चाहे भगवान राम की आस्था पर टिप्पणी करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे काटेर में नक्सली मुठभेड़ में 29 जो नक्सली मारे जाते हैं उन पर भी संदेह व्यक्त करने का काम हो। तो ये संदेह व्यक्त करना कांग्रेस चलिए, सोचने समझने की बारी आज जनता की है। आज जनता तय कर रही है छत्तीसगढ़ की इन 3 सीटों पर कि उसे कौन पसंद है, किसे जनप्रतिनिधि के तौर पर वो देखना चाहता, ठीक तरीके से पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए।